हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे यूनानी दार्शनिक अरस्तु का जीवन परिचय, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और इनका अध्ययन पद्धति, और फिर अरस्तु के ऊपर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, इन सारी बातों को जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अरस्तु के जीवन परिचय को जानते हैं। अरस्तु का क्या जीवन परिचय है? अरस्तु यूनानी राज दर्शन के इतिहास में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का ही नाम प्रसिद्ध है। अरस्तु सुकरात और प्लेटो के बाद इनका नाम प्रसिद्ध होता है, और अरस्तु प्लेटो के शिष्य होते हैं और प्लेटो सुकरात के शिष्य होते हैं। इन तीनों दार्शनिक ने न केवल यूनान की गरिमा को बढ़ाया, बल्कि मानव के ज्ञान विकास में भी महान योगदान दिया। अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य थे और राजनीतिक दर्शन में अपने गुरु से प्रेरित भी थे। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से बहुत ज़्यादा ही प्रेरित थे, किंतु दोनों के राजनीतिक विचारों में, विशेषकर अध्ययन पद्धति में मौलिक अंतर मिलता है। यानी दोनों के विचार में जो अध्ययन पद्धति है दोनों का, उसमें थोड़ा मोड़ा जो है उसमें अंतर भी मिलता है। जहां प्लेटो एक आदर्शवादी तथा क्रांतिकारी विचारक थे, वहीं अरस्तु अपने चिंतन में एक यथार्थवादी और यथास्थिति के समर्थक थे। यानी प्लेटो एक आइडियल विचारक थे और फिर वहाँ पे अरस्तु यथार्थवाद यानी रियलिटी को मानते थे। और जो यथास्थिति है, ऐसा नहीं कि जो सोच लिया और फिर वैसा जो है हमने कह दिया, नहीं। जो चीज़ इनके मन में आता था और जो चीज़ इनको मानने के लिए जो है कहा जाता था, तो जब तक इन्होंने उसका जांच पड़ताल परीक्षण नहीं कर लेता था, तब तक जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और तैयार नहीं होते थे। तो इसीलिए जो है आगे जो है अरस्तु को राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है और राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब तो विज्ञान साइंस हो गया। साइंस में क्या होता है कि जब तक किसी भी घटना के परीक्षण के बाद जब तक उसके परिणाम तक नहीं पहुंचता है, तब तक जो है मौखिक बात पर जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अरस्तु भी आदर्श और बिना परीक्षण किए किसी भी घटना या परिघटना या और किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में जहां प्लेटो ने चिंतन की डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन प्रणाली अपनाई, वहीं अरस्तु ने आगमन पद्धति यानी इनकलेक्टिव मेथड का प्रयोग किया। प्लेटो के दर्शन में जहां आदर्श और कवित्व का पुट है, प्लेटो के दर्शन में आइडियल है और कवित्व का पुट है, वहीं अरस्तु के दर्शन में रियलिटी है और वैज्ञानिकता यानी साइंटिफिक है। इन दोनों का समावेश है। प्लेटो की तरह अरस्तु का दर्शन भी बहुमुखी है, यानी बहुमुखी, चारों तरफ। राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्राकृतिक शास्त्र जैसे विषयों का भी उनको महान ज्ञाता कहा जाता है। किनको? अरस्तु को।
अरस्तु का जन्म एथेंस से 200 मील उत्तर स्थित यूनानी उपनिवेश अस्तागिरा में 384 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता निकोमाकस एक राज वैद्य थे, यानी एक राजा के वैद्य थे, डॉक्टर थे, और उनकी माता फेस्टिस एक गृहिणी थी। उसका बचपन मैसिडोनिया की राजधानी पेल्ला में बीता, जहां उसके पिता राजवैद्य थे। उसकी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में ही उसके सिर से माँ का और बाप का साया उठ गया। अरस्तु की शारीरिक बनावट एक क्रूप की तरह थी। अरस्तु ने बचपन से ही चिकित्सा विज्ञान में रुचि लेनी शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता ही जो है डॉक्टर थे, वैद्य थे, और उसने इस अनुभव का अपनी रचनाओं में फायदा भी उठाया। अरस्तु के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन है 3 भाग? अपने जीवन के प्रथम काल में उसने 18 वर्ष की आयु में प्लेटो का शिष्यत्व ग्रहण करता है, यानी स्वीकार करता है। इस समय एथेंस प्लेटो की एकेडमी की ख्याति जोरों पर थी। प्लेटो जो है एथेंस में एकेडमिक नामक एक संस्थान खोलता है, जहाँ पर कि वो शिक्षा देते हैं। हिंदी में अकादमी कहा जाता है और फिर इंग्लिश में एकेडमिक नाम था उसका। अरस्तु एक प्रतिभाशाली छात्र था और प्लेटो का सबसे प्रिय शिष्य। अरस्तु को नई नई पुस्तकें एकत्रित करने का बहुत शौक था। प्लेटो ने अरस्तु के घर को पाठक का घर कहा करते थे। वह प्लेटो का प्रिय शिष्य होने के बावजूद भी स्वतंत्र चिंतन में विश्वास रखता था, यानी कि गुरु जो थे प्लेटो, तो उनका जो चिंतन मनन था, ऐसा नहीं था कि प्लेटो के अंतर्गत या प्लेटो के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह स्वतंत्र था। गुरु से आगे भी जाकर के उन्होंने बहुत कुछ चिंतन मनन किया और बहुत कुछ किया भी। इसीलिए उसने अपने गुरु प्लेटो के कुछ आदर्शों का विरोध भी किया। प्लेटो के जो कुछ आदर्श है, जैसे कि वो सामूहिक संपत्ति और सामूहिक परिवार का उन्होंने विरोध किया था, और कई बातों का जो है अरस्तु ने प्लेटो के बातों का विरोध किया है। लेकिन उसने अपने गुरु की मृत्यु तक अकादमी नहीं छोड़ा, यानी जो एकेडमिक संस्थान था प्लेटो का, वहीं पर जो है जब तक कि प्लेटो की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो वहीं रहते हैं। उसकी मृत्यु पर उसे एक महान चिंतक बताया। कौन? अरस्तु ने बताया प्लेटो के बारे में। अपने जीवन के तीसरे काल में मैसिडोनिया के राजा फिलिप की मृत्यु के बाद वह एथेंस में 12 वर्ष तक रहता है और उसमें लाइसियस नामक एकेडमी की स्थापना करते हैं। कौन? अरस्तु। 12 वर्ष तक वहाँ पे रहने के बाद जो है लाइसियस नामक इन्होंने भी जो है एकेडमी की स्थापना करते हैं, और 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु होने पर एथेंस वासियों ने मैसिडोनिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अरस्तु जो थे, अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, अरस्तु के शिष्य सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। और इनकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है, एथेंस वासियों ने मैसिडोनिया के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर देता है। अरस्तु मैसिडोनिया समर्थक होने के कारण देशद्रोह का इनके ऊपर आरोप लगता है। आरोप लगने के बाद जो है इन्होंने अपने प्राण बचाने के डर से जो है यूबोइया टापू के कैल्सियस नामक नगर में चला जाता है अपना जान बचा के। यहीं पर इस महान दार्शनिक की 322 ईस्वी पूर्व में इनका जीवन ज्योति बुझ जाती है, यानी अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि अरस्तु की महत्वपूर्ण रचनाएं, इम्पोर्टेंट वर्क जो है अरस्तु की क्या क्या रही। अरस्तु की महानता जो
कहलाया उसके जीवन से नहीं बल्कि उनकी रचनाओं से। जितनी बुक या जितनी ग्रंथ इन्होंने लिखा, उसी ग्रंथ के लिखावट से या उन्हीं ग्रंथ के माध्यम से अरस्तु जो है महान हो गए। उसने सिर्फ गणित को छोड़कर मानव जीवन और प्राकृतिक विज्ञान के हर क्षेत्र को छुआ, यानी हर क्षेत्र के ऊपर उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ जो है इनका छाप रहा। उसने दर्शन शास्त्र में, साहित्य, यंत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, शरीर विज्ञान, खगोल विद्या, शासन कला, आचार शास्त्र, लेखन कला, भाषण कला, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतनी विषयों पर इन्होंने लेख लिखा। उसके गंभीर और प्रभावशाली लेखन कार्य को देखकर यह कहा जाता है कि सबसे महान दार्शनिक चिंतक है कौन? अरस्तु। अरस्तु के संबंध में मैक्सी ने लिखता है, मैक्सी ने उसे सर्वज्ञ गुरु कहा अरस्तु को, और दांते ने उसे ज्ञाताओं का गुरु की संज्ञा दे डाला। कैटलिन ने उसे सामान्य बुद्धि और स्वर्ण मार्ग का सर्वोच्च धर्म पुत्र कहा। कैटलिन ने उसे सर्वोच्च धर्मशास्त्र कहा। उसके लेखन कार्य की महानता को देखकर फॉस्टर ने कहा, अरस्तु की महानता उसकी रचनाओं में है। फॉस्टर ने भी कहा कि अरस्तु की महानता उनकी रचनाओं में है, ना कि उसके जीवन में। उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस कथन से स्पष्ट करती है कि वह अपने समय के यूनानी ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश था। आइए अब अरस्तु के अध्ययन पद्धति के बारे में जानते हैं कि अरस्तु का स्टडी मेथड क्या रहा था। अरस्तु अपने दर्शन के इतिहास में ऐसा प्रथम चिंतक है जिसने एक परिपक्व विद्वान की तरह क्रमबद्ध ढंग से साहित्य का सृजन किया। इसी कारण उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक होने का श्रेय प्राप्त होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, या अरस्तु राजनीतिक चिंतन का प्रथम जनक कहा जाता है, राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। अरस्तु की रचनाएं कल्पना की उड़ान ना होकर वास्तविकता से संबंध रखती है और उनमें प्रौढ़ावस्था का अनुभव है। मैक्सी ने कहा है कि अरस्तु ने प्रायः वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड का अनुसरण किया है। इसी प्रकार वार्कर ने भी लिखा है कि अरस्तु ने एक वैज्ञानिक की तरह लिखा है। इसके ग्रंथ क्रमबद्ध, समीक्षात्मक और सतर्क है, जैसा कि विज्ञान में होता है। उसमें कल्पना की उड़ान नहीं बल्कि यथार्थ का पुट है। अरस्तु ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बचपन से विशेष घटनाओं और निरीक्षण के आधार पर अनुभव प्राप्त का पूरा लाभ उठाया और सामान्य सिद्धांत कायम करने में सफल रहा। उसने अपने चिंतन में जीव विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में जो अभिरुचि दिखाई वह उसके पारिवारिक वातावरण की ही देन है, क्योंकि जीव विज्ञान उनके पिताजी जो थे डॉक्टर थे, तो इसीलिए जो है उनके ऊपर जो है जीव विज्ञान का ज़्यादा प्रभाव रहा। अतः उसको वैज्ञानिक अनुभव विरासत के रूप में मिला था, विरासत के रूप में यानी पिता से। पर उसने अपना लेखन कार्य पर आधारित किया। जो कार्य उन्होंने किया उस पर उन्होंने लेख लिखा। अब आइए जानते हैं कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या है। अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते समय आगमनात्मक पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड का ही प्रयोग किया था। यह पद्धति विशेष से सामान्य की ओर जाता है,
इसमें घटनाओं का सामान्यीकरण किया जाता है, यानी जो घटना है उस घटना को सरल से सरल रूप में दर्शाया जाता है। अरस्तु ने भी घटनाओं का सामान्यीकरण किया। बार्कर ने अरस्तु को आगमनात्मक पद्धति के बारे में लिखा है कि इस अध्ययन पद्धति का सार था निरीक्षण करना और इससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक विचार विषय का कोई सामान्य सिद्धांत खोज निकालना। ये जो है अरस्तु का लेखन था। अरस्तु की पद्धति विश्लेषणात्मक भी है। इस पद्धति के अंतर्गत किसी विषय या वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग अलग करके उनका अध्ययन किया जाता था। उदाहरण स्वरूप अरस्तु ने राज्य के स्वभाव का अध्ययन करने से पहले उसके निर्माणकारी तत्व जैसे परिवारों और गांवों का भी अध्ययन किया। जीवन का अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने जीवन को 3 भागों में बांटा: पौष्टिक, संवेदनशील और बौद्धिक। इन 3 भागों में बांटकर सामान्य सिद्धांत की खोज की। इसी प्रकार अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के 3रे अध्याय में नागरिकों को निर्माणकारी तत्व मानकर राज्य का अध्ययन किया, और अपनी इसी पद्धति के आधार पर अरस्तु ने कई शासन प्रणालियों में क्रांति के कारणों का भी अध्ययन किया। इसी प्रकार विश्लेषण अरस्तु की अध्ययन पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये विश्लेषण जो है ये अरस्तु की महत्वपूर्ण विशेषता कहा जाता है। अरस्तु अपने समय के कई विषयों के बारे में जानने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का भी सहारा लिया। जो इतिहास में घटना घट चुकी है उसका भी इन्होंने अध्ययन किया और उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ा। उसने यूनान के समाज में जो प्रचलित था 158 देशों की राज व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक और तत्कालीन कार्य कारण का अध्ययन किया। यानी कि कहा जाता है कि अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अरस्तु के इन विचारों के कारण उसे ऐतिहासिक विधि का जनक भी कहा जाता है, वैज्ञानिक जनक भी कहा और ऐतिहासिक विधि का भी जनक कहा। अरस्तु ने तत्कालीन यूनानी समाज में प्रचलित 158 देशों की शासन पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, यानी कंपैरेटिव किया, कंपेयर किया। एक देश दूसरे देश के शासन पद्धति या संविधान में जो नियम था उसका कंपैरिजन भी किया। इसीलिए अरस्तु को तुलनात्मक पद्धति का भी जनक कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत उसने प्रत्येक किस्म के संविधान के गुणों और दुर्बलताओं यानी गुण दोष दोनों का अध्ययन करके उसका तुलना करके निष्कर्ष निकाले हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने अनुभव मूलक पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। उसकी पद्धति आगमनात्मक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक है। तो ये रहा अरस्तु के। आइए अब जानते हैं अरस्तु के ऊपर प्रभाव, किन किन घटनाओं, परिस्थितियों, स्थितियों और किन किन विचारों का प्रभाव पड़ा अरस्तु के ऊपर। प्रत्येक राजनीतिक चिंतक अपने काल की परिस्थितियों की उपज होता है। वह अपने समय की परिस्थितियां, वातावरण और प्रचलित विचारों से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। अरस्तु भी इसका अपवाद नहीं था। उनके ऊपर निम्न घटनाओं, परिघटनाओं और विचारों का प्रभाव पड़ा, जिसमें पहला है प्लेटो के विचार का प्रभाव। ये मंटो लिखा गया है, प्लेटो है। अरस्तु ने अपना अधिकांश समय प्लेटो के पास ही व्यतीत किया था, 20 वर्ष व्यतीत किया था। प्लेटो की संगति ने ही अरस्तु के दर्शन का राजनीतिक और नैतिक निर्माण किया था। डनिंग व फोस्टर, ये डनिंग है, इनिंग लिखा गया है। डनिंग व फोस्टर जैसे लेखक अरस्तु के दर्शन पर प्लेटो का अधिक प्रभाव मानते हैं। स्वयं प्लेटो अरस्तु को अपनी एकेडमी का मस्तिष्क कहा करते थे। अरस्तु प्लेटो का 20 वर्ष तक शिष्य रहा था। फास्टर ने कहा कि
क्योंकि अरस्तु प्लेटो के शिष्यों में महान था। अरस्तु प्लेटो के विचारों से इतने अभिभूत हुए जितने कि उनके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हुआ था। अर्थात अरस्तु के विचार दर्शन को जितना प्लेटो ने प्रभावित किया उतना किसी ने नहीं किया था। अरस्तु के प्लेटो का प्रभाव निम्न रूप में है, देखिए कैसे कैसे है, जिसमें कि पहला है राज्य का सद्गुण व्यक्ति के सद्गुण से अलग है। दूसरा, राज्य एक स्वाभाविक नैतिक एवं आध्यात्मिक सत्ता है जो कि व्यक्ति को नैतिक रूप से बलवान बनाती है। तीसरा है मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। चौथा है राजनीतिक समस्या नैतिक समस्या है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना होता है। अभी किस में तो नहीं है नैतिक विकास करना, अभी तो है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, इन सब का जो है ज़्यादा प्रचलित है। आगे है एक मिश्रित संविधान वाला राज्य अव्यावहारिक नहीं होता है। अगला है अरस्तु ने अपने विचारों में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता दिया था। अरस्तु के ऊपर पिता का भी प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था? अरस्तु का पिता एक राजवैद्य था। अरस्तु की भी इस पेशे के प्रति रुचि जागना जो है उसके पिता के पेशे का ही प्रभाव था। उसने अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने पिता से ग्रहण किया था। उसने जीव विज्ञान संबंधी बातें अपने पिता से सीखी जो उसके ग्रंथों में स्पष्ट दिखाई देती है। राज्य की बार बार किसी प्राणी से तुलना करना भी उसके इस प्रभाव को स्पष्ट करता है। बार्कर ने कहा है कि चूंकि चिकित्सक का पेशा अरस्तु के परिवार में पीढ़ियों से चलता आ रहा था, इसीलिए अपने चिंतन में अरस्तु ने जीव विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में जो दिलचस्पी दिखाई उसका कारण उस पर पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव था। अरस्तु के ऊपर पारिवारिक जीवन का भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि अरस्तु का दाम्पत्य जीवन अत्यधिक दुख सुखी था। उसने इसी अनुभव के कारण परिवार की संस्था का समर्थन और प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद का विरोध किया था। अरस्तु संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। उसने अपने सफल वैवाहिक जीवन के कारण अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसके राज्य, व्यक्ति, दास प्रथा, संपत्ति, परिवार आदि पर विचार उसके पारिवारिक वातावरण से प्राप्त विचारधारा के ही परिणाम था। अरस्तु के ऊपर राज दरबारों के वातावरण का भी प्रभाव पड़ा था। क्योंकि अरस्तु का पिता राजवैद्य था, जिसके कारण बचपन में ही उसे राज दरबारों में जाने का मौका मिलने लगा था। वह स्वयं भी हर्मियास तथा मैसिडोनिया के राजा फिलिप के राज दरबार में उच्च पदों पर रहा। उसने राजा फिलिप के दरबार में रहने के कारण अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राजतंत्र एवं निरंकुश तंत्र पर टीका टिप्पणी भी किया था। उसने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन राज दरबारों के वातावरण से प्रभावित होकर किया था। अरस्तु के ऊपर तत्कालीन परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा था। अरस्तु के ऊपर तत्कालीन प्रभाव क्या था कि कोई भी विचारक तत्कालीन यानी जिस समय वो रहते हैं तो अपने समय के सामाजिक राजनीतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रहता है, जिसमें कि अरस्तु भी अछूता नहीं था। इसीलिए अरस्तु के ऊपर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उस समय यूनान की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो रही थी। नगर राज्यों में परिवर्तन हो रहे थे। मकदूनिया के सम्राट ने नगर राज्यों की स्वतंत्रता को समाप्त करने में तुले हुए थे। वही यूनानी नगर राज्यों के जीवन में ह्रास का युग था। इस काल में स्पार्टा का पतन हो गया था। इन परिस्थितियों ने अरस्तु को सोचने के लिए बाध्य किया कि यूनानी नगर राज्यों के पतन का क्या कारण थे। अरस्तु ने इसका कारण यूनानियों में एकता का अभाव बताया। समकालीन परिस्थितियों में राजनीतिक चिंतन का आदर्श नगर राज्य थे। अरस्तु ने मैसिडोनिया के साम्राज्यवाद के दर्शन कर लिए थे, लेकिन फिर भी वह यूनानियों के हृदय में नगर राज्यों का अथाह प्रेम व लगाव की भावना को नहीं निकाल सका। उसने नगर राज्य को ही अपने अनुशीलन का केंद्र बनाया।
इस प्रकार तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक वातावरण ने भी अरस्तु के मानस पटल पर प्रभाव डाला था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु का चिंतन किसी एक तत्व से प्रभावित ना होकर अनेक तत्वों से प्रभावित होता है। उस पर सबसे अधिक प्रभाव अपने गुरु प्लेटो व पारिवारिक पृष्ठभूमि का पड़ता है। इनके अतिरिक्त यूनानी सभ्यता, राज दरबारों के वातावरण और वृत्तकालीन परिस्थितियां उसे ज़्यादा प्रभावित किया। अतः अनेक तत्वों ने उसके मौलिक चिंतन पर प्रभाव डाला। तो ये रहा अरस्तु के जीवन काल का कहानी। आगे जो वीडियो में हम बताएंगे अरस्तु, एक क्वेश्चन है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।